हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है, ये हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कैसे हमारी बॉडी को वो इम्यूनिटी देते हैं, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचाते हैं, इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है, ये हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन करती है। तो इस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी इज़ रेफर टू द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टुवर्ड्स इंजर्ड कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट्स। यानी कि जब हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी होती है या हम नॉर्मल बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, तो उस टाइम जो है हमारी बॉडी एक इम्यून सिस्टम वहाँ पे बनाती है, उसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है, किल करती है। और ह्यूमन बीइंग जो हेल्दी होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने प्रोडक्ट्स छोड़ते हैं, उनको भी जो है वहाँ पे किल करना होता है, उनको न्यूट्रलाइज करना होता है। तो उसमें इम्यूनिटी जो है एक मेन रोल प्ले करती है। इम्यूनिटी मेनली दो टाइप्स की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं नेटिव इम्यूनिटी, और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो बाहर से ली जाती है। इनेट इम्यूनिटी फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में आते हैं जो स्पेसीज, रेशियल और इंडिविजुअल। स्पेसिफिक में आते हैं वही जो स्पेसिफिक और रेडियल और इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे। एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एक्टिव, इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, हमारी अपनी और बाहर से ली गई। पैसिव जो इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, जो हमारी अपनी होती है और जो बाहर से ली जाती है। एक एक के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ये इसमें डायग्रामेटिक दिखा रखा है इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले जो है यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी होती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं और हमारे जो एपिथेलियल बैरियर्स होते हैं वो उसको रोकते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। उसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो उसको ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करते हैं। दूसरा फैगोसाइटोज है। अगर हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो सेल्स जो हैं उन ऑर्गेनिज्म को अंदर अनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, फिर उनको किल कर देते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, इनको NK सेल्स बोलते हैं। ये भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल करने में हेल्प करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करते हैं बाय हेल्प ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। टी हेल्पर सेल्स जो हैं यहाँ पे उसको हेल्प करेंगे। और ये टी लिम्फोसाइट के बारे में दिखाया हुआ है। जो इफेक्टर सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली जो हैं टी सेल्स, इफेक्टर टी सेल्स बोलते हैं इनको, ये डायरेक्टली जो है ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि इनेट इम्यूनिटी को हम नेटिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। इट्स रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शंस दैट एन इंडिविजुअल प्रोसेस बाय द वर्च्यू ऑफ हिज और हर जेनेटिक एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। यानी कि जो हमारा जो इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी हमारी अपनी होती है, हर इंडिविजुअल को होती है, जो हमें जेनेटिक के द्वारा, हमारे जीन के द्वारा बनाई जाती है और हमारी बॉडी में वो तैयार होती है और किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए वो लड़ने के लिए तैयार होती है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर कॉन्टैक्ट विद MCQ और MCO एंड इम्यूनाइजेशन। यानी कि ये किसी को अफेक्टिव नहीं करती है, ना किसी के कॉन्टैक्ट आने में, चाहे वो MCO हो जिसको हम बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जिसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, यानी कि बाहर से जो लेते हैं वो वाली कोई इफेक्ट नहीं करती है। ये दो तरह की होती है, इसमें स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में जो पैथोजन, स्पेसिफिक पर्टिकुलर पैथोजन के द्वारा होती है। नॉन स्पेसिफिक जो इंडिकेट करती है डिग्री रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन इन जनरल, यानी कि इन्फेक्शंस पे वो डिपेंड करती है। इनेट इम्यूनिटी, यानी कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो दो भाग में यहाँ पे बांटा हुआ है, जैसे हमने पहले भी बताया था, स्पेसीज, रेस और इंडिविजुअल। स्पेसीज जो होती है वो एंटायर ह्यूमन, सब ह्यूमन में पाई जाती है और उसमें जितने भी हमारे अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो किल करने में मदद करती है। इसका जो मैकेनिज्म है वो क्लियरली जो है बताया नहीं गया है, वो अंडरस्टूड नहीं है। रेशियल जो इम्यूनिटी होती है वो इस टाइप की इम्यूनिटी होती है जो स्पेसिफिक स्पीसीज में होती है, स्पेसिफिक रेस में होती है, रेसेस होती हैं।
यानी कि जैसे हम बात करेंगे कि नॉर्थ जो यूएसए में है वहाँ पे जो निग्रोइड होते हैं उनको जो है टीबी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करती है, लेकिन वहाँ पर एक जो स्पीसीज होती है जिसको बोलते हैं क्वेश्चन स्पीसीज, वो उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। इंडिविजुअल इम्यूनिटी जो होती है वो अपनी होती है, खुद की होती है, और उसके बारे में जो एविडेंट होते हैं वो स्टडीज़ जो है वो उसमें करेंगे और आपको बताएंगे कि उसकी जो डिग्री क्या होती है। और जैसे टीबी है, लेप्रोसी है, इनके लिए जो हम कोई वैक्सीन देते हैं या कोई भी हमारे अंदर जो लड़ने के लिए कोई भी इम्यूनिटी तैयार होती है, कोई सेल्स हैं या कोई हार्मोन्स जो है या कोई एंजाइम है, तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद है जो ग्लाइडिंग है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो इनेट जो इम्यूनिटी है उसको कम कर देते हैं, उसके लेवल को जो है वो वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। जैसे एज है, वेरी ओल्ड मतलब बहुत ज़्यादा होगी हो या यंग बहुत ज़्यादा हो, उसमें जो है इन्फेक्शन होने के, टीबी होने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर हो जाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस है, जैसे इन्फेक्शन करता है, वो एसिम्प्टोमेटिक होता है न्यूबॉर्न में, और क्योंकि उसके अंदर जो है अभी तक जो है वहाँ पे पूरा मैकेनिज़्म वो नहीं कर पाता है। हार्मोन्स हैं, जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपोथायरॉयडिज्म, एड्रेनल डिसफंक्शंस, तो ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं और हमारी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है। इंक्रीज कोर्टिकोइड्स, कोर्टिस्टेरॉइड हार्मोन है जो वो डिक्रीज हो जाए, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट करे। न्यूट्रिशन, खाना नहीं मिल रहा बट वो मल एब्जॉर्प्शन है, मल न्यूट्रिशन है, उसकी आंतें ख़राब हैं, तो न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे एकदम। इसके बाद है लाइन ऑफ डिफेंस। हमारा डिफेंस कैसा होना चाहिए? जो हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है वो हमारा इंटेक्ट स्किन होती है, म्यूकोजा होता है, वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हमारी बॉडी में एंट्री होने से रोकता है। सेकंड जो लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं, फैगोसाइटोज होते हैं और अदर सेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल करने में वो मदद करते हैं। अलग अलग तरह के सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं। ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सबसे पहले एपिथेलियल सरफेस, उसके बाद एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस जो ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, टिश्यूज़ में है। माइक्रोबियल एंटागोनिज्म है हमारी बॉडी में। सेलुलर फैक्टर्स हैं जो इनेट इम्यूनिटी हमें प्रोड्यूस करते हैं, सेल्स होते हैं बहुत सारे। इन्फ्लामेशन है, फीवर है, एक्यूट फेज प्रोटीन्स हैं। ये सारे जो इनेट इम्यूनिटी के ये क्या है, ये यहाँ पर इसके पूरे मैकेनिज्म है। ये एपिथेलियल सरफेस कैसे काम करता है? फर्स्ट जो लाइन हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बैरियर जो होता है वो होता है हमारा एपिथेलियल सेल्स, यानी कि जो हेल्दी स्किन होती है उसमें बैक्टीरियासाइडल जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर ऐसे केमिकल होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं। क्या होते हैं? हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट इन ड्राइंग स्वेट। हमारा जो पसीना होता है, सूखा पसीना होता है, उसमें हाई कंसनट्रेशन होती है सॉल्ट की, और सॉल्ट जो है वो क्या है, बैक्टीरियासाइडल है, बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। सीबियस सिक्रीशन है, सिब ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में, सीबम, तो वहाँ से एक सीबियस सिक्रीशंस होता है जिसके कारण जो है वो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की, फैटी एसिड चेन में होती है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया को बाइंड कर देते हैं और किल कर देते हैं। सोप कंट्रीब्यूट, साबुन लगाते हैं हम, जो सोप होती है वो भी एंटीबैक्टीरियल होती है और वो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है। रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, जो हमारे रेस्पिरेशन है, सांस के थ्रू जो होते हैं, वो भी हमारी एक जो है यहाँ पे फर्स्ट लाइन मैकेनिज्म होता है ऑर्गेनिज्म को मारने का। सेवरल इनेट जो मैकेनिज्म होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म हमें बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म एंट्री को वो रोकते हैं। जैसे हमारा नोज़ एनाटोमी, हमारी नोज़ की एनाटोमी ऐसे बनाई हुई है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको सबको वो प्रिवेंट करती है, एंट्री नहीं होने देती है। हेयर्स होते हैं, वहाँ पर म्यूकस होता है और म्यूकस लाइनिंग होती है। स्वेट बैग जो फायरिंग से वापस भेज देती है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड होती है जो स्टिक पकड़ लेती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वहाँ पर एकदम स्टिक कर लेती है। पल्मोनरी एल्वोलाई है, हमारे जो एल्वोलाई जहाँ हम सांस लेते हैं, सांस होता है वहाँ पे फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ के किल कर देते हैं, मार देते हैं उनको। एपिथेलियल सरफेस, माउथ है जैसे हमारा,
सलाइवा, उसमें बहुत सारे वहाँ पे इनहिबिटरी इफेक्ट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं वहाँ पे। और डाइजेस्टिव जूस है हमारे स्टमक में होता है, उसका पीएच जो है वो नियर अबाउट 2 के आसपास होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हम खाने के साथ खाएंगे वो ऑर्गेनिज्म जो है डाइजेस्टिव जू वहाँ पे किल करने का काम करता है पीएच ज़्यादा होने की वजह से। हाई एसिडिटी ऑफ स्टमक, स्टमक में जो हाईली एसिडिक होता है वो गैस्ट्रिक जूस के कारण होता है, वो इनको किल करने का काम करता है। उसके बाद कंजक्टिवा, जो कंजक्टिवा में जो है वहाँ पे एक लैक्रीमल वहाँ पे सिक्रीशंस होता है, हमारा फ्लशिंग करता है वो, और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको वहाँ पे किल करने का काम करता है, बाहर निकाल देता है। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं लाइजोजाइम, लाइजोजाइम क्या करता है, किल कर देता है ऑर्गेनिजम्स को। और थर्मोलेबाइल होता है ये, और LMW होता है, और बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, ये इसमें इतने सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। और इट इज़ एक्ट द स्प्लिटिंग द सर्टेन पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, उनके कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वहाँ पर नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने में काम करते हैं। यूरिन है हमारा, यूरिन में क्या होते हैं, फ्लशिंग एक्शन होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया को बाहर फेंक देता है यूरेथ्रा से। और स्पर्माइन और जिंक होता है, जो स्पर्म होता है, एंटी बैक्टीरियल जो एक्टिविटी होती है इसके द्वारा। एसिडिटी ऑफ एडल्ट वेजाइना, वेजाइना जब में जो होता है वहाँ पर एसिडिटी होती है, और जितने भी वहाँ पे इन हॉस्पिटाइल जो वहाँ पे पैथोजेंस होते हैं उनको सबको किल करने का वो काम करते हैं, वहाँ पे मार देते हैं उनको। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यूज़, हमारी बॉडी में एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं और ब्लड में भी होते हैं, टिश्यूज़ में होते हैं, जो कि वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को किल करने में मदद करते हैं। जैसे सेवरल सब्सटेंस हैविंग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, इतने बहुत सारे सब्सटेंस है जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एंटीबैक्टीरियल है और वो हमारे नेचुरली हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। जैसे बीटा लाइसिन, बेसिक इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन, ल्यूकिन्स, ठीक है ना, और पैलकिन्स, लैक्टिक एसिड, लैक्टोपेरोक्सिड, इंटरफिरॉन्स, ये सारे के सारे जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जो बैसिलाई को, एंथ्रेक्स को, बैसिलाई को, ल्यूकोसाइड्स हैं हमारे पास में, बहुत सारे प्लेटलेट्स होते हैं, और बहुत सारी इन्फ्लामेटरी जोन्स होते हैं, और जो सारे के सारे जो हैं ये किल करने में मदद करते हैं। इंटरफेरोन्स जो है ये एंटीवायरल होता है, वायरस को मारने में मदद करता है। माइक्रोबियल एंटागोनिज्म, यानी कि अब हम बात करेंगे जो माइक्रोबियल एंटागोनिज्म उसके बारे में बात करेंगे। रेजिडेंट बैक्टीरिया फ्लोरा, जो हमारे पास फ्लोरा होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनको हम फ्लोरा बोलते हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं हमारे कोलोनाइजेशन में। जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कॉलोनी बनाने को रोकते हैं, उनको वहाँ पर वो नहीं बनने देते हैं। उसके बाद जो अल्ट्रेशन इन बैक्टीरियल फ्लोरा, बैक्टीरियल फ्लोरा में कौन अल्ट्रेशन करता है, कौन वहाँ खराबी करता है, ये लीड्स करते हैं टू इन्वेजन बाय द एक्स्ट्रानिवस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने से रोकते हैं। और ये जो ओरल एंटीबायोटिक्स होती है उसके द्वारा आते हैं, हम बाहर से खा सकते हैं इसको। और इसके बाद सीरियस जो डिजीज होती है जैसे स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियल एंटरोकोलाइटिस, ये बीमारी जो होती हैं ये सीरियस बीमारी होती हैं, और जो ये ऑर्गेनिज्म जो कोज करते हैं वो होते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद सेलुलर फैक्टर है जो इनेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, जैसे फैगोसाइटिक सेल्स, हमारी बॉडी में फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, एओसिनोफिल, ये जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको अंदर खाएंगे, खाने के बाद उसको किल करेंगे और किलने के बाद उसको बाहर निकाल देंगे। इनके पास जो एंजाइम होता है वो लाइजोजाइलम एंजाइम होता है और वो उसको किल करने में मदद करता है। डिप्लेशन ऑफ दिस साइड क्रोनिक ग्लोमेरुलस डिजीज़ जो बीमारी होती है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, इसमें डिप्लेशन, इनमें जो है इन जो ये सेल्स होते हैं इनका ये कमज़ोर हो जाते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को नहीं कर सकते हैं। एक नेचुरल किलर सेल्स जिनको एनके सेल्स बोलते हैं, ये लिम्फोसाइट्स की क्लास होती है जो कि ये वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट काम करते हैं, ये उनको किल करते हैं और ट्यूमर सेल जो है नहीं होने देते हैं। और ये जो एक्टिवेट करते होते हैं किसके, इंटरफ्यूरेंस के द्वारा। इंटरफ्यूरेंस हमारी बॉडी में ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और उसके द्वारा ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हमारा सेलुलर फैक्टर है, इनेट इम्यूनिटी में जो इसने बताया हुआ है, ये हमारा सेल्स है यहाँ पे दिखाया है। इसमें जो डायग्रामेटिक इसमें दिखाया है कि जो नंबर 1 जो माइक्रोब्स होता है वो अडेंशन हो गया हमारे फैगोसाइटों के द्वारा, ये यहाँ पे चिपक गया। फैगोसाइट जो फॉर्म है ये क्या करेगा, सूडोपोड्स नकली पैर बनाएगा और उसको एनगल्फ कर लेगा, पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा। ये पूरा का पूरा सेल है हमारा। यहाँ पे ये फैगोसाइटोज करेगा, वेसिकल्स बनाएगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करके जो इसका पार्ट है वो बाहर निकाल देगा बॉडी से अपनी, और जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो पूरा का पूरा किल हो जाएगा। एसिड हाइड्रोलेज जो एंजाइम है इसको यहाँ पे किल करने का
काम करता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं पे भी हमारी बॉडी में इन्फ्लाम्ड हो जाएगा तो यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डिजीज़ है वहाँ पे, उसके कारण जो है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। और जितनी भी सीरीज होती हैं जो इसकी इन्फ्लामेशन की होती हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल भी हो जाते हैं, और कभी कभी वो ऑर्गेनिज्म हमारी जो स्किन होती है, जो हमारी कैपिलरी है, उनको काट भी देते हैं, बाइट कर देते हैं, इन्वेड कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि राइज द बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। वो नेचुरल हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हमें बताता है कि कोई ना कोई हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है। उसके बाद एक्सेलरेट होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद वो जो हमारे पैथोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये जो है हमारी बॉडी में इंटरफेरोन्स का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। ये फ्लो चार्ट के द्वारा दिखा रखा है इन्फ्लामेशन के बारे में, कैसे कैसे सबसे पहले टिश्यू इंजरी होती है और कैसे कैसे हमारी बॉडी में लास्टली जो है इन्फ्लामेशन होगा, और ये प्रोसेस डायग्रामेटिक इसमें दिखाया हुआ है। एक्यूट फेज प्रोटीन्स का, यानी कि जो सडन इंक्रीज़ होता है हमारी बॉडी में प्लाज्मा कंसंट्रेशन, वो सडन एक्यूट फेज के द्वारा होता है। इसमें प्रोटीन्स जो हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और जो हमारा कलेक्टिवली प्रोसेस होता है ये, इसको हम बोलते हैं एक्यूट फेज, जो जल्दी होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स को हम CRP बोलते हैं, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है, अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, और सीरम अमाइलॉइड P कंपोनेंट होते हैं जो एक्यूट फेज को बनाने में मदद करते हैं। इसमें जो अल्टरनेटिव पाथवे होता है इसका कॉम्प्लीमेंट का, और इंटरफ्यूरेंस पाथवे के नाम से भी ये जाना जाता है। 2 पाथवे होते हैं इसके अंदर में, एक हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट जो होगा इंटरफ्यूरन पाथवे, एनहेंस करेगा ये होस्ट रेजिस्टेंस को, प्रिवेंट करेगा टिश्यू इंजरी को, और प्रोमोट करेगा जो हमारी इन्फ्लामेशन घाव हैं उनको ठीक होने में ये मदद करता है। इसके बाद IFN के बारे में, IFN का मतलब होता है इंटरफ्यूरॉन्स, यानी कि जो हमारे जीन्स होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं IFN का एक्टिवेटेड सेल्स के द्वारा, जो हमारे सेल्स होते हैं, और वो जो हैं जो हमारे वायरस सेल्स के द्वारा ये इन्वेड होते हैं, किए जाते हैं। इंटरफ्यूरॉन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा जो हैं तैयार किए जाते हैं, और ये नेबरिंग सेल्स जो उसके आसपास के सेल हैं उनमें ये अंदर चले जाते हैं। इंटरफ्यूरॉन्स जो है वो स्टिमुलेट करता है नेबरिंग सेल्स को, और एक्टिवेट करता है वो PKR एंटीवायरल जो प्रोटीन्स होती है। PKR जो है वो नॉन स्पेसिफिकली ब्लॉक्स वायरल रिप्रोडक्शन होता है, और नेबरिंग सेल्स में वो पाया जाता है। ये इसमें इंटरफ्यूरेंस दिखा रखा है कि वायरस आया, वायरल न्यूक्लिक एसिड आया, हमारे पास जेनेटिक मटेरियल दिया वायरस ने, वो ऐसे ऐसे जो वायरस हमारा जो है पूरा का पूरा ये एंटीवायरल प्रोसेस है जो ब्लॉक कर देता है रिप्रोडक्शन को, उसके आगे नहीं होगा। और ये होस्ट सेल 2 है, ये होस्ट सेल 1 है। तो ये पूरा का पूरा इसमें दिखा रखा है कि जो इन्फेक्टेड वायरस होता है उसके द्वारा जो है वहाँ पे बनाया इंटरफ्यूरेंस जो किल हो जाता है वायरस के द्वारा। सेल 2 में जो है ये एंटर करता है इंटरफ्यूरेंस 1 सेल से दूसरे सेल के द्वारा, और यहाँ पर जो है इंड्यूस करता है, ये चेंजेस आते हैं उस सेल्स के अंदर। पहले जो सेल ये है और सेकंड सेल हमारा ये दिखाया हुआ है इसमें। इंटरफ्यूरॉन फैमिली, इंटरफ्यूरॉन जो है उसकी जो फैमिली होती है वो प्रोटीन के साथ रिलेशन होता है, और स्लाइटली वो फिजियोलॉजिकल जो है डिफरेंट होती है। जैसे लिम्फोसाइट जो सिक्रीट करेगा वो गामा इंटरफ्यूरॉन्स करेगा, लेकिन जो मोस्ट अदर WBCs होते हैं वो अल्फ़ा इंटरफ्यूरॉन्स को सिक्रीट करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो सिक्रीट करेगा बीटा इंटरफ्यूरॉन्स। इंटरफ्यूरॉन जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेज और मोबाइल NK सेल्स को, नेचुरल किलर सेल्स को। FDA जो जिसने अप्रूव किया हुआ है वो अल्फ़ा IFN को किया है, जो कि एंटीवायरल ड्रग्स होता है और हेपेटाइटिस C के खिलाफ ये काम करता है। और इसके अलावा ये हम ट्रीट करते हैं इसको वाट, जो हमारा हर्पिस वायरस होता है जो एक जेनेटाइल डिजीज़ होती है, उसको हम ठीक करने के लिए जो है यहाँ पे एक तरह से ये IFN जो है IFN यूज़ करते हैं यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट जो है 20 और इससे ज़्यादा प्रोटीन से मिलके बने होते हैं जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं। इनका जो इंडिकेशन होता है, जो इनको बताते हैं प्रोटीन्स जो है उसमें C1 से लेके C9 तक इसको बोलते हैं। C मतलब कॉम्प्लीमेंट। और ये जो फैक्टर होते हैं DBP और रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, और ये जो मेजर मैकेनिज़्म हमारी बॉडी में जितने भी फॉरेन सब्सटेंस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसके अलावा इन्फ्लामेटरी में ये रोल प्ले करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने में मदद करते हैं, और हमारी जो इम्यून कॉम्प्लीमेंट्स होता है उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ये क्या करते हैं, इसके अलावा स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों तरह का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो हमारी बॉडी में प्रोवाइड कराते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट का पाथवे है यहाँ पे कि किस तरीके से ये हमारी बॉडी में होता है। एक इसका क्लासिकल पाथवे होता है और दूसरा इसमें अल्टरनेटिव पाथवे होता है। और ये C1 से लेके स्टार्ट होता है, C2, C3, C4 और लास्ट में C5 पे 9 पे आ जाता है। फिर ये बनाता है यहाँ पे C5B, C9, जिसके कारण वहाँ पे लीजन, घाव बन के तैयार हो रहा है। और ये टारगेट सेल्स है, ये हमारा लीजन है, घाव है यहाँ पे। सी रिएक्टिव प्रोटीन इसको बोलते हैं CRP जो प्रोड्यूस होता है वो लीवर के द्वारा होता है और इन्फ्लामेटरी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। CRP जो है क्लिनिकल मार्कर होता है जो कि हम इसको किसी बीमारी को पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं और ये जो है एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन को शो करता है और ये ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है, उसमें ये मदद करता है। इसका फंक्शन क्या होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन का, ये बाइंड हो जाता है PC रिसेप्टर के साथ में, पैथोजन के साथ में, और एक्सपोज करता है सेल्फ एंटीजन को। इसके एक ये जो हमारा सर्वाइवलेंस होता है, जो हमारे डैमेज टिश्यू ठीक होते हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उनको जो सेल्स ख़राब हो जाते हैं उनको डिस्पोज करने में मदद करता है। और इसके अलावा जो CRP है हमारी बॉडी में एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट्स को के जितना भी हमारा कॉम्प्लीमेंट है उनको एक्टिवेट करता है, उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बाहर से ली जाती है, लाइफ के दौरान ये हमें बाहर से मिल जाती है, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। ये दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। यानी कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो रेजिस्टेंस डेवलप बाय द इंडिविजुअल ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन एंटीजेनिक स्टिमुलस, जो एंटीजन के द्वारा तैयार की जाती है। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो ट्रांसमिटेड की जाती है रेसिपिएंट के द्वारा, रेडीमेड जो है उसको तैयार किया जाता है, उसके बाद वो दूसरे आदमी को, दूसरे को, ह्यूमन को, होस्ट को लगाई जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी ये इन्वॉल्व होती है फंक्शनिंग होस्ट इम्यून के सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए, एंटीबॉडीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए, इम्यूनोलॉजिकल को एक्टिवेट करने के लिए और ह्यूमरल जो और सेलुलर इम्यूनिटीज़ को डेवलप करने के लिए। लेटेंट पीरियड होता है इनका, ये रिक्वायर होता है फॉर इनके एक्टिवेशन से। नेगेटिव जो फेज़ होता है इनका वो होता है जिस पीरियड में ये जो हैं रिड्यूस हो जाती हैं, इनका मेजरेबल अमाउंट जो है वो कम हो जाता है और एंटीजन के साथ में ये कंबाइंड हो जाती है, उसको हम इसको बोलते हैं, इनका वो नेगेटिव फेज़ होता है, यानी कि कम हो जाती है हमारी बॉडी में। इसके बाद में जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है इनका वो है क्या है, ये सेकेंडरी जो एंटीजन जो एक्सपोज करता है ये सेम एंटीजन के ऊपर में, तो उसके बाद क्विकली जो है ये क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है और ये इम्यूनोलॉजिकल जो मेमोरी है उनके साथ भी एसोसिएटेड हो जाती है और एंटीजेनिक एक्सपोजर करती है। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ये ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है, पैसिव इम्यूनिटी जो है ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करती है। नेचुरल के बारे में बात करेंगे, जो क्लिनिकल हैं या अपरेंट इन्फेक्शंस होते हैं जो माइक्रोब्स हैं उनको द्वारा बनाई जाती है और इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये लंबे समय तक चलती है। ये दो टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ जो पैथोजन होते हैं। लार्ज मेजोरिटी ऑफ अडल्ट जो एक्टिव इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट काम करता है, जैसे पोलियो वायरस के अगेंस्ट काम करता है। लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी में जैसे वायरल डिजीज़ हैं, चिकन पॉक्स है, तो ये बहुत लंबे समय तक काम करता है। इन्फ्लुएंजा है, जैसे आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद में, ईयर्स के बाद में जो है ये, उसके बाद ये जो मिनिमाइज़ हो जाती है, कम हो जाती है। कॉमन कोल्ड है जैसे, तो कॉमन कोल्ड जो क्या करेगी, ये जो अदर वायरस हैं उनको जो है ये वहाँ पे सब क्लिनिकल, सेम क्लिनिकल में ये हमें वहाँ पर वो दिखाएगी। इसके बाद जो इम्यूनिटी है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस उसमें और जो हमारे वायरस इन्फेक्शन है उसमें जो दिखाया गया है उसके लिए हम अलग से लगाते हैं। जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि जो इन्फेक्शंस जो होते हैं, जैसे टाइफाइड है, डिजीज़ है, उसके लिए आपको अलग से इम्यूनिटी जो है वो लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो रेजिस्टेंट्स यहाँ पे होते हैं, जो वैक्सीन्स दी जाती हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग तरह की वैक्सीन्स दी जाती हैं। जैसे बूस्टर डोज है तो वो रिपीटेड डोज होती है, यानी कि वो ऐसी वैक्सीनेशन होती है जो लंबे समय तक काम करती है। और ये दो तरह की होती है मेनली जो दी जाती है, लाइव किल्ड और बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। लाइव जो वैक्सीन्स होती हैं वो इंटिएट होती हैं, जो विदाउट जो है कोजिंग इंजरी के, वो डिजीज़ के बिना लगाई जाती हैं। और वो पैरेलल जो नेचुरल जो है वो दोनों में काम करती है। और ये ओरली भी हम ले सकते हैं, जैसे सेबिन वैक्सीन है, इसको ओरली लेते हैं पोलियोमाइटिस के लिए। और पेरेंटली मिजल्स जो वायरस है ये पेरेंटल ली जाती है। ये
किल्ड वैक्सीन जो हैं ये कंपेरेटिवली लेस इम्यूनोजेनिक होती हैं और ये जो प्रोटेक्शन करती हैं केवल ये शॉर्ट पीरियड के लिए करती हैं और ये सप्लीमेंट जो बूस्टर डोज के द्वारा रिपीट की जाती हैं और ये ओरली भी हम इसको ले सकते हैं और पेरेंटल भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इंजेक्शन के द्वारा भी इसको हम ले सकते हैं। ये डायग्रामेटिक दिखाया है यहाँ पे, ये एटेन्यूएटेड पैथोजन है, ये किल्ड पैथोजन है और ये यहाँ पे दिखा माइक्रोबियल जो एक्सट्रैक्टिव जो प्रोडक्शन है उसका है ये। और डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज़ होती हैं उसमें डिफरेंट टाइप की जो वहाँ पे जो वैक्सीन्स होती हैं वो दी जाती हैं। ये सेम है, अगला उसका पार्ट है निमोनिया के लिए, टाइफाइड के लिए, टेटेनस के लिए जैसे टीटी देते हैं, टॉक्सोइड टेटेनस टॉक्सोइड जो देते हैं वो हर 6 महीने में एक बार लगाना पड़ता है। डिफ्थीरिया के लिए तो कोरोनाई बैक्टीरियम के लिए, मेनिंजिस्ट के लिए, ठीक है ना, ये सब अलग, मेनिंजाइटिस के लिए अलग अलग तरह की वैक्सीन जो हैं यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है ये मदर से बेबी को ट्रांसफ़र की जाती है, प्लेसेंटा के थ्रू ये चली जाती है, पास हो जाती है, जैसे आईजीजी होती है। और इसके अलावा जो आईजीजी है कुछ उसके यूनिट्स जो कुछ जो है वो थोड़ी बहुत आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। और ह्यूमन जो फीटस होता है उसमें आईजीएम जो है वो 20th वीक के द्वारा अपने आप उसकी नेचुरल एंटीबॉडी है वो बन जाती है, प्राकृतिक होती है। सम जो पार्ट है इम्यूनोलॉजिकल के वो जो है डेवलप करते हैं 3 महीने में और कुछ जो हैं वो 3 महीने के बाद जो हैं उस ऑटोमेटिक जो है वो पैसिव इम्यूनिटी के द्वारा आ जाते हैं। पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल है ये, इसमें ट्रांसपोर्ट होता है एंटीबॉडीज़, प्लेसेंटा के थ्रू चला जाता है इसमें और फीटल के जो ब्लड में हायर कंसंट्रेशन होती है मदर ब्लड में वो। और इन्फेक्शन जो चाइल्ड होते हैं उनको इन्फेक्शन से बचाती है और 3 महीने में ये जो है जाना शुरू हो जाती है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जो उसकी क्वालिटी पैसिव इम्यूनिटी इन्फेंट में आ जाती है, जैसे टेटेनस टॉक्सोइड रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके दौरान वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाए। पैसिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल जो बाहर से दी जाती है, ये जो है एक तरह की ऐसी इम्यूनिटी होती है जो ट्रांसफ़र की जाती है एंटीबॉडीज़ के द्वारा, जैसे प्रोफाइलेक्सिस और थेरेपी के द्वारा, इलाज के द्वारा। इसका एग्जांपल होता है इंडिकेशन ऑफ इमीडिएट टेम्पोररी, जो चाहिए एकदम तुरंत चाहिए तो उसमें देते हैं ये, और ये जो है इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो हाइपर सीरा होते हैं, कन्वेलेंट सीरा होते हैं, पूल्ड ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन होती है, ये सब इसके अंदर में यूज किए जाते हैं। हाइपर इम्यून सीरा क्या होता है? ये एटीएस होता है, एक एंटी टेटेनस सीरम होता है जो डेराइव होता है हाइपर इम्यून एपिन हॉर्स के द्वारा, और ये टेम्पोररी प्रोटेक्शन करता है और इम्यून सिस्टम में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये अच्छी तरह काम करता है। उसके बाद ह्यूमन हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन जिसको बोलते हैं टेटेनस इम्यून ग्लोबुलिन TIG, ये जो है लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक काम की जाती है और ये जो डिफरेंट टाइप्स की जो बीमारी हैं उनमें ये यूज होती है, जैसे एंटी गैस गैंग्रीन, एंटी बोटुलियम सीरा और एंटी विनोम्स, ठीक है ना, इनमें ये काम आती है। कॉन्वनेंट सीरा जो है पूल्ड ह्यूमन सीरा गामा ग्लोबुलिन, जो कॉन्वनेंट सीरा होता है ये जो है पेशेंट को इलनेस को रिकवर करने में यूज होता है और इसका स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो होती है जो हाई लेवल में दी जाती है। पूल्ड ह्यूमन जो गामा ग्लोबुलिन होती है ब्लड सीरा होता है जो कि हेल्दी इंडिविजुअल के द्वारा तैयार किया जाता है और ये जो है हमें बीमारियों से बचाता है। और इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं गामा ग्लोबुलिन एग्रीगेट के, ये क्या करता है एनाफाइलेटिक जो रिएक्शंस होती हैं उनके कारण जो है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट करता है और केवल ये IV दिया जा सकता है, IM इंट्रामस्कुलर में, और ये ब्लड बोर्न डिजीज़ जो है वो भी ये कर सकता है, जैसे हेपेटाइटिस C अदर इन्फेक्टिव एजेंट को भी ये एंटर कर सकता है। इसके बाद कॉम्बिनेशन इम्यूनाइजेशन, ये जो कॉम्बिनेशन जो इम्यूनाइजेशन पैसिव जो इम्यूनिटी होती है ये इमीडिएट प्रोटेक्शन करती है, इसका नाम है TIG, यानी कि ये क्या करती है यहाँ पे टेटेनस टॉक्सोइड जो होती है TT, उसके इंजेक्शन जो लगाया जाता है पावरफुल होता है इसका कोर्स, और ये दिया जाता है ताकि इसको अच्छी तरीके से वहाँ पर डिजीज़ ना हो और TT से बचाया जा सके। लोकल इम्यूनिटी क्या होती है? जो किसी लोकल में होती है उसको लोकल इम्यूनिटी बोलते हैं, जो जैसे इसमें एक बताया हुआ है कि इसका रेफ़र किया प्रोटेक्शन टू द साइट ऑफ एंट्री पैथोजन, जहाँ से हमारी बॉडी में घुस सकते हैं एंट्री, तो वो लोकल इम्यूनिटी के द्वारा वो नहीं बचाई। जैसे हमारे माउथ में होती है IgA हमारे सलाइवा में होती है, वो जो है म्यूकोजल सरफेस पे पाई जाती है, वो अंदर जाने से रोकती है ऑर्गेनिज्म को। लाइव वैक्सीन पोलियोमाइलिटिस के लिए जो दी जाती है, तो वो जितने भी हमारी जो पोलियोमाइलिटिस को रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करने के लिए गट म्यूकोजा जो होती हैं उनकी एंट्री को हटाने के लिए वहाँ पे एक तरह का वैक्सीन जैसे पोलियो वैक्सीन जो है वो माउथ से दी जाती है।
हर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन की होती है और 80% जो है उसमें वो पॉपुलेशन को पाई जाती है। जो टोटल इम्यूनिटी होती है उसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये एपिडेमिक जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने में यूज़ की जाती है। और हर्ड इम्यूनिटी जो है वो लो एपिडेमिक जो होते हैं वहाँ पर एपिडेमिक एरिया कम होगा क्योंकि वहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी होती है। ये एग्जाम्पल दिखा रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल के बाद इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। ये सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही। ये डायग्रामेटिक दिखा रखा है यहाँ पे, एक्सटर्नल डिफेंस, इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्किन, म्यूकोजा मेम्ब्रेन, सिक्रीशंस, फैगोसाइटिक सेल, एंटीबायोटिक प्रोटीन्स, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, नेचुरल किलर सेल्स, ह्यूमरल रेस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड न्यूरॉन्स। तो ये सारे के सारी जो हैं हमारी ये इम्यूनिटी होती है। थैंक यू बच्चों, आज का हमारा लेक्चर इम्यूनिटी पे था। आप इसको पढ़ो, देखो और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताओ, नॉलेज गेन करो। थैंक यू बच्चों।